हमने पिछले पाठ में एक तो वेदांग ज्योतिष का विषय रखा था और एक हमने ये तथ्य सामने रखा था कि वैदिक ऋषियों ने भी हमें जो संवत्सर गणना का, जो ऋतु विभाजन का ज्ञान हमारे सामने रखा, उसको तरह तरह से हमारी मति में उसकी उपलब्धि और स्थिरता बनी रहे, ऐसा हमें बहुत बहुत जगह प्रयास किया हुआ मिलता। तो इसी संदर्भ में जो पिछली बार मैंने एक पंचांग का पृष्ठ आपके सामने रखा है और उसमें आप देखेंगे कि उस पृष्ठ में सभी कुछ मैंने आपको कह दिया था, बस आधी बात एक कहनी रह गई थी और वो आज हम कह करके और फिर आज के विषय पे आते। आप देख रहे हैं कि ये वेदांग ज्योतिष पर आधारित पंचांग का पृष्ठ है और इस पृष्ठ में 23 अगस्त का ये सबसे ऊपर जो पंक्ति है, ये 23 अगस्त की जुड़ी की है, 23 अगस्त 2025। अब यहां पर लिखा है वैदिक तिथि। वैदिक तिथि से तात्पर्य है जो वेदांग ज्योतिष को स्वीकार है। उसमें लिखा है प्रतिपदा और फिर आगे लिखा है लौकिक तिथि। लौकिक तिथि से तात्पर्य है जो लोक में चल रही है। लोक में आज जो चल रहा है वो अधिकांश सूर्य सिद्धांत के आधार पर या जो गणितीय तौर पर अधिक पुष्ट है, उसको ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि सूर्य सिद्धांत की भी बहुत सी गणितें ऐसी हैं जिनमें आज विद्वानों ने आधुनिक तौर पर गणितीय प्रामाणिकता के साथ तथ्यों को स्वीकार किया है और वो करना चाहिए। स्वयं सूर्य सिद्धांत ऐसा कह रहा है। वेंकटेश केतकर की बात मैंने आपके सामने रखी थी, वो स्वयं ये कह रहे हैं कि तब वो था, आज क्या है ये आपको आज के संदर्भ से देखना, समझना और व्यवस्थित करना है। तो आप देख रहे हैं कि वैदिक तिथि है प्रतिपदा और लौकिक तिथि है अमावस। और मैंने आपको यह भी कहा था कि स्वयं वराह मिहिर ने वेदांग ज्योतिष से संदर्भ में एक गंभीर टिप्पणी की थी और वो उसमें यह कहा था कि जो सूर्य सिद्धांत से आगत गणनाएं हैं तिथियों की, वो काफी ठीक हैं, लेकिन जो वेदांग ज्योतिष की हैं वो सही चीजें तथ्य सामने नहीं दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर अमावस दिया है लौकिक के अनुसार और वेदांग के अनुसार दिया है प्रतिपदा। अब वो बात आ रही है जो मैं पिछली बार नहीं कह पाया था, जिसके लिए मैंने कहा कि वो जरा सी बात छूट गई थी, वो आज कह रहा। अब आ रही है वो बात। तो ये जो अमावस है, ये तो बड़ा स्पष्ट प्रमाण की चीज है, क्योंकि अमावस के दिन चंद्र दर्शन नहीं होता, सूर्य के नीचे ढक जाता है चंद्रमा, अब वो दिखता ही नहीं। अब जब प्रतिपदा होगी तो एक बहुत 12 अंश की रेखा होती है प्रतिपदा की, क्योंकि हर तिथि का मान 12 अंश है। तो प्रतिपदा को तो कुछ देर के लिए एक रेखात्मक रूप से चंद्रमा दिख जाएगा, लेकिन अमावस के अंदर नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ अमावस की एक बड़ी संगति है अमावस की और पूर्णिमा की, वो ये है
कि सूर्य ग्रहण नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो वो अमावस को ही होगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इस अमावस को ग्रहण हो रहा है, तब हम वैदिक तिथि के रूप में प्रतिपदा कह रहे होंगे, तो हम अपने ऊपर एक हास्य बना रहे होंगे, खुद को हंसी का पात्र बना रहे होंगे कि प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण कैसे हो जाएगा। और हम साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ना, ये तो वैदिक तिथि है। तो आप तो गए, नाथ को भी ले डूबे। एक तो हमारी गणना गलत, ऊपर से हमने उस पर वेद को भी लगा दिया। तो मेरा आप सबसे कहना ये है, मैं फिर वही अंतिम बात को दोहरा करके, कि आज के संदर्भ में जब हम पंचांग को ले रहे हैं तो हम वेदांग ज्योतिष के ऋषि की निंदा नहीं कर रहे होते। इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है, आपको बहुत सब विद्वान लोग हो, आप सब समझ चुके हो, और मैं कई अच्छे तरीके से अपनी कोशिश से मैं समझा चुका हूं कि इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम लगद ऋषि महाराज को कम करके देख रहे हैं। इसका सिर्फ ये तात्पर्य है कि आज की उपलब्धि में हमने जो गणितीय उन्नति की है, उस उन्नति को जोड़ करके हम तथ्यों को रख रहे हैं। क्योंकि प्रतिपदा हमको ग्रहण नहीं दे सकती और अमावस हमको चंद्रमा नहीं दे सकता। तो इस एक बात के साथ जो पिछली बार रह गई थी, वो कह करके ये पिछली बात का पाठ्यक्रम पूरा हुआ। अब आज का विषय, प्रिय बंधुओं, ज्योतिष के जिज्ञासा से जुड़े हुए सभी महानुभावों, सूर्योदय और सूर्यास्त ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना है, बहुत महत्वपूर्ण। और आपने इस गणना को अगर ठीक से सीख लिया, समझ लिया, तो आप ये समझिएगा कि ज्योतिष जगत में ज्योतिषी के नाम से जितने लोग फैले हुए हैं, उनमें से आपकी गणना उन मुश्किल से 10 या 15% लोगों में से हो जाएगी जो ज्योतिष के बारे में चल तो रहे हैं पर जानते बहुत कम हैं। अब आप सोच लीजिए मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। आप किसी को भी बोलेंगे कि क्या आपको सूर्योदय गणित करना आता है, कैसे करते हैं जरा मुझे समझा दीजिए। मैं आज दिन में मेरी बात स्वामी जी से हो रही थी और मैंने उनसे एक बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि जितनी गणित मैं यहां रख रहा हूं वो गणित दूसरे लोग नहीं जानते या कम लोग जानते हैं, जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन महानुभाव, एक बात याद रखना कि जो उत्कटता मुझ में है आपको बात को समझाने के लिए, जो लगाव, जो प्रीति, जो भावना विषय को फैलाने के प्रति मुझ में है, आप निश्चित जानिए ऐसी भावना आपको बहुत कम लोगों में मिलेगी। वे आपसे जब भी ज्योतिष की चर्चा करेंगे कुछ न कुछ बचाते हुए करते होंगे, कुछ न कुछ रोकते हुए करेंगे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं। इस भावना से आप ये सूर्योदय सूर्यास्त की गणित का प्रकरण समझने जा रहे हैं। और अब आइए कि सूर्योदय सूर्यास्त की गणना का सबसे पहला बिंदु क्या है। इसमें करीब करीब 4 या 5 बातें हैं जो आपको समझनी है।
सबसे पहला बिंदु है समय, और समय से संदर्भित तथ्य, मनुष्य के प्रयास, और उन प्रयासों में आते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, उनकी भूमिका, और उन भूमिकाओं के बाद जो समय के नाम हैं मापन के, उन मापांकों का नाम, जैसे एलएमटी स्थानीय मध्यम, टी से टाइम, एलएमटी लोकल मीन टाइम। आपको ये लोकल मीन टाइम समझना है और बहुत आसानी से अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो मापन का पहला नाम हुआ एलएमटी, दूसरा नाम हुआ अपरेंट टाइम, वो आईएसटी ले लो, अब आईएसटी उसके बाद आएगा, पहले अपरेंट टाइम, वो प्रत्यक्ष समय। तो अपरेंट टाइम, और हाँ ठीक है, ये लिया ये पहले कि ये जो मापन समय है, इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडों की कैसे भूमिका बनती है, और तब ये एलएटी, अच्छा लोकल अपरेंट टाइम, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये आया लोकल अपरेंट टाइम, पहले आया आपका लोकल मीन टाइम। तो आज आप लोकल मीन टाइम समझ जाएंगे, लोकल अपरेंट टाइम समझ जाएंगे, और एक तीसरा है, और वो है आईएसटी। आईएसटी को आईएसटी नहीं कहेंगे, अभी हम एसटी कहेंगे। लिखने के आईएसटी पूरा लिख लो, लेकिन 2 खंडों में बताना है मुझे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो स्टैंडर्ड टाइम। वो अमेरिका का अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम होगा, जापान का होगा तो जेएसटी होगा, वो जापानी स्टैंडर्ड टाइम होगा। इस तरह से हर कंट्रीज का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। इन सब टाइमों के आधार भूमि में एक शब्द है जीएमटी। क्या शब्द बताया? जीएमटी। इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच, ये जो ग्रीनविच है, ये ब्रिटेन का जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लंदन की, वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है, उसके स्थान को आधार मान करके पूरे विश्व के लिए एक निर्धारण किया गया है। और ये जो निर्धारण है, ये किस प्रकार से समय मापन को बना रहा है, आप थोड़ा इसको समझिए। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, ये एक गोलाकार है और ये एक भ्रमण में होती है। तो ये जो पृथ्वी है, ये गोलाकार होने से 360 अंशों का प्रतीक भी है। कोई भी रेखा, कोई भी वृत्ताकार रेखा, वो 360 अंशों की है। अब हमारे ऋषि मुनियों ने जब ऋतुओं के मध्यम में बारे में अध्ययन किया, हालांकि तो वेद में भी है, और वेद का मतलब यह है, वो तो शुरुआती ज्ञान है, हमने तो उस ज्ञान को पकड़ के फिर आगे प्रगति की है। ये बहुत शुरुआती ज्ञान में है कि 6 ऋतुएं। तो अब वो जो 6 ऋतुएं हैं, उनके होने से उन 6 का 360 में
एक विभाजन का क्रम बना लिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि 360 कहां से आया, क्योंकि समझनी है ना आपको, हर चीज को समझना है, कोई संख्या कहां से आई है। 360 कहां से आया है? 360 आया वृत्त से। अब 6 कहां से आया? वो कुल मिलाकर के जो ऋतुओं का विभाजन है, वो 6 ऋतुओं में 6 प्रकार से वातावरण में परिवर्तन संज्ञान में लिए गए। तो वो जो 6 वातावरण है, उनके कारण 6 विभाग हो गए। और उन 6 विभागों में भी एक बात देखी गई कि उन 6 विभागों को, जो आपके 4 विभाग हैं, वो 4 विभाग वही नवतिम नाम भी चक्रम वृतम व्यतीर विपवदत, वो 4, तो वो जो है उन विभाजनों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो उन नियंत्रणों से ये जो 6 ऋतुएं हैं, ये 12 भागों में विभाजित मिली। अब 12 भागों में मिली तो ये 12 भाग, अब देखिए 360 अंश की सारा गोला, इनको 6 ऋतुओं में बांटा तो 60-60 अंश के गोले, खंड, वृत्तखंड, और उन जो उसी 360 के वृत्त को 12-12 भागों में बांटा तो 30-30 अंश के ये 12 महीने हो गए। अब ये जो 360 अंश की पृथ्वी थी, इसमें क्या हुआ कि ये रोटेट करते हुए 2 प्रकार की खास स्थितियां देती है। पहली जो स्थिति है वो है कि ये किसी खास बिंदु से जब चलती है पोजीशन से, तो ठीक उसी पोजीशन पर आने में ये जो है वो 360 अंश पूरे जो लेते हैं, उस 360 अंश को कुल जो समय मान लगा वो कितना लगा। तो गणितीय तौर पर विद्वानों ने पाया कि उस समय को अगर हम पूरा उसे नापते हैं तो वो 360 जो समय है वो लगभग नहीं पूरी तौर पर 60 घटी के समय मान में पूरा हो रहा है। और वो 60 घटी का जो समय मान है, जब उसको विभाजित किया तो पाया 60 घटी को आप 24 घंटे में भी ले सकते हैं। उन 24 घंटों में, यानी 24 घंटे को जब और विभाजन पूर्वक देखा तो उसके बने 1440 मिनट। 24 गुणा गया 60, 24 को 60 से गुणा करके एक बार जब देख भी लोगे तो अच्छी बात है। 24 गुणा गया 60, 6 चौको 24, 6 दूने 12 और 2 14, 144 के आगे एक शून्य, ये 1440 मिनट मिल गए आपको। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 360 अंश की पृथ्वी है, ये रोटेट होने में 1440 मिनट ले रही है, तो 1 मिनट पर कितना टाइम ले रही है? बस इसी टाइम को जीएमटी में शोधन करके और अपना स्थानीय समय का मान निकलता है। 1440 में आप 360 का भाग देंगे तो पता लगा कि आपको जो है वो 1 अंश पे 4 मिनट मिले। अब अगर आप 10 अंश पर हैं और मैं 11 अंश पर बैठा हुआ हूं, यानी अक्षांश और देशांतर क्या है, इस विषय को ये जो यहां पर है इसको यहीं पर रोक करके जरा मैं अक्षांश देशांतर पर आपको लाता हूं। यहां पर हम फिर आएंगे, ध्यान रखना ये 4 मिनट वाला पोर्शन। ये जो अक्षांश हैं और ये देशांतर हैं, ये पृथ्वी के काल विभाजन को और विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त को गणित करने के लिए और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के वातावरण को
जानने के लिए ये प्रयास किए गए हैं। तो ये क्या है? ये ठीक उसी तरह से है। किस तरह से? जैसे मैंने आपको राहु और केतु बताए थे। राहु और केतु में खासियत क्या है कि वो भौतिक रूप से है ही नहीं, परंतु गणितीय रूप से उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ठीक ऐसी ही ये रेखाएं हैं। ये भौतिक रूप से कहीं नहीं है, पृथ्वी में कहीं नहीं है ये भौतिक रूप से, लेकिन ये गणितीय रूप से इनको बनाया गया है, मान्य किया गया है, और उन गणितों के आधार से हम विश्व के विभिन्न कोणों का, विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए हम अमेरिका से जा रहे हैं और हम भारत के लिए चल रहे हैं, तो हम भारत में हमारा यान कहां से किस स्पीड से चल रहा है, तो हम कब भारत पर पहुंचेंगे, इस गणना के मान के लिए ये रेखाएं जिम्मेदार हैं। इनसे जानेंगे हम कितनी देर में पहुंचेंगे भारत में। आज तो ये बात बहुत आसान हो गई है। तो जो रेखाएं भूमध्य रेखा के सापेक्ष समानांतर होती हुई, ध्यान रखें, ठीक से सुन लीजिए, मैंने फिर भी कहा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब रेखा अपने आप बोल रही है, पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा, भू की मध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा है, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा है, दो भाग कर रही है, एक भाग उत्तर भाग और एक भाग दक्षिण भाग। ऐसे दो भागों को करने वाली, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। तो उस भूमध्य रेखा के सापेक्ष, समझ रहे हैं, सापेक्ष, कोशिश कर रहा हूं, बहुत जटिल भाषा नहीं है, उसके समानांतर एक एक अंश की दूरी से जो ऊपर को बढ़ रही हैं, वो हो गए ऊपर के अक्षांश, अक्ष के अंश, और जो नीचे की तरफ जा रही हैं वो भी है अक्षांश। वो है दक्षिणी अक्षांश और वो है उत्तरी अक्षांश। ठीक है बात। इन अक्षांशों का क्या उपयोग है? अब देखिए, एक पिंड है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक कोई ग्रह है, तो अगर हमको ये जानना है कि ये ग्रह यहां पर कब दिखेगा, यहां पर कब दिखेगा, यहां पर कब दिखेगा, इन डिफरेंट अक्षांशों पर अगर हमको उसका उदय अस्त जानना होगा, तो हम इन अक्षांशों को गणित करने में लेने के बाद ही जान सकते हैं। ये गणितीय आधार है। अगर हमको ये पता नहीं होगा कि इस अक्षांश के माध्यम से यहां पर पृथ्वी कितनी हाइट पर है, और तब हम जानेंगे कि उस ग्रह के उदय अस्त होने के नियम क्या हैं। इन नियमों के आधार पर पृथ्वी की इस जो क्षैतिज ऊंचाई है, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम गणना करेंगे, तब हम जानेंगे कि ये ग्रह यहां पर कितने बजे उदय होगा और यहां पर कितने बजे उदय होगा। ये जो ऊपर नीचे की ऊंचाई है, ये अक्षांशगत ऊंचाई कहलाती है। और ये जो है ग्रहों के उदय, और भी गणनाएं हैं, और भी कार्य हैं इनके, लेकिन जो आज का विषय है उसका मुख्य है कि ये गणना उदयास्त के बारे में आधार पूर्ण होती है। अच्छा, ये हो गए अक्षांश। अब ऐसे ही जो रेखाएं जीएमटी के सापेक्ष उत्तर और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तो हो गया अक्षांश का, और पूरब और पश्चिम की जो भाषा है ये हो गई देशांतर, देशों में अंतर। देश माने स्थान, देश का मतलब स्थान। जैसे ईश्वर के लिए कहते हैं ना, एक देशीय, अंतरदेशीय,
तो देश माने स्थान, जो स्थानों में अंतर है वो हो गया देशांतर। कलकत्ता कहां पर है और उसके सापेक्ष दिल्ली कहां पर है, इनको समझने के लिए अगर आपको समय की गणना करनी है तब ये देशांतर काम आएंगे। जैसे उज्जैन है, उज्जैन 23, उज्जैन है 74, उज्जैन है 75 डिग्री 46 कला पर, और दिल्ली है 77 अंश और 13 कला पर। अब देखिए इनमें अंतर कितना हुआ, इनमें अंतर हुआ, आप घटा करके देख लीजिए, घटाने की जरूरत नहीं है, बस उस अंतर के हिसाब से। लेकिन वो जो हमने समय वो लिया था 4 मिनट का, अब आप वहां पर आ सकते हैं जहां पर हमने छोड़ा कि जीएमटी के सापेक्ष दिल्ली 77-13 और उज्जैन 75-46। अब ये 75-46 में से 13 गया 33, और 13 में से 46 घटाना पड़ेगा, 73 में से 46 घटाना पड़ेगा, इस ऊपर लिखना पड़ेगा इसको। ठीक, अब ये हो गया 73 में से 46, 13 में 6 7, और वहां बचा आपका 6 में से 4 2, तो 27 हुआ, और यहां रह गया 76, 76 में से 75 1। तो देखिए जो दिल्ली में जितने बजे का समय होगा उस समय में उज्जैन के लिए इस देशांतर के हिसाब से अंतर होगा, 1 अंश 27 कला। अब चूंकि 1 अंश पर 4 मिनट का फासला है, तो अब इसे 4 से गुणा कर दो, तो 27 चको 108, 108 का मतलब हुआ 60 मिनट बन गए, वो 60 पूरे बन गए, और 48 बच गए, तो ये 48 सेकंड हुए। अब 1 मिनट बन गया, और 4 एकम 4 और 1 5, 5 मिनट और 48 सेकंड। ये देशांतरीय अंतर है समय मान का। भाषा सुन लीजिए, देशांतरीय अंतर है, समयांतर है, देशांतरीय, देशांतर पर आधारित समयांतर, समय का अंतर है दिल्ली और उज्जैन का। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर ये आपको बात समझाई, क्योंकि आगे हम जब जीएमटी से एलएमटी और ये बातें करेंगे तो वहां पर आपको ये बात समझ में आने वाली है कि समय, स्थानीय समय से 5 मिनट 48 सेकंड का अंतर उसमें होगा। तो जो एलएमटी है, अब आ जाइए वहां पर जहां पर एलएमटी जो लोकल मीन टाइम है, जो हम 4 मिनट प्रति अक्षांश से गणित करते हैं, तो किसी भी स्थान का स्थानीय जो समय है, मध्यम समय है, वो माना जाता है लोकल मीन टाइम, मध्यम सूर्य पर आधारित। जैसे उदाहरण के लिए, इसके लिए मध्यम दोपहर को लिया जाता है। हर स्थान पर जो मध्यम दोपहर है, मध्यम सूर्य है, सूर्योदय है, और मध्यम सूर्यास्त है, ये 6 बजे सूर्योदय होता है, और 6 बजे जो है वो सूर्यास्त होता है, और 12 बजे जो है मध्याह्न होता है। उसके स्थानीय उससे
इस मान को 24 बजे मध्यरात्रि हो जाएगी। ये स्थानीय समय है वहां का। इसमें उस स्थान के अनुसार दो करेक्शन अनिवार्य तौर पर जुड़ते हैं और उन करेक्शनों का नाम है, पहला करेक्शन है काल समीकरण। बस नाम ही नाम बताएंगे, उसकी बात अभी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बात अगला टॉपिक होगा और वो तो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। तो पहला है काल समीकरण। अभी से जब बोला हुआ रहेगा ना तो अगले पाठ में शब्द का परिचय आपको आप में पहले से होगा। पहला नाम है काल समीकरण और दूसरा नाम है देशांतर करेक्शन। देशांतर करेक्शन और ये तो हो जाएंगे स्थानीय और स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन एक करेक्शन और होता है, उसका भी सिर्फ नाम लेंगे अभी। उसको कहते हैं चरांतर। चरांतर। तो आपको जब समय की गणना करनी होगी तो आपको LMT, IST, GMT, काल समीकरण, देशांतर संस्कार और चरांतर संस्कार की गणनाओं से गुजरना होगा। गुजरना होगा माने आपको ये बिल्कुल आना चाहिए, एकदम ठीक ठीक आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जो है गणित कर देंगे और वो जो गणित होगी वो इतनी स्पष्ट होगी। ये विभू बता रहे थे पिछले किसी पाठ में, थोड़ा सा 1 मिनट का समय हो गया है, मैं ज्यादा वो नहीं लूंगा बस क्योंकि आज जितना हमने सोचा था उतना पूरा नहीं हुआ, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि अभी IST और LMT और GMT पर ही और बोलना था। लेकिन एक प्रकरण की बात याद आ गई और वो आपको सुनी हुई है आपने कि हम होशंगाबाद गुरुकुल में हमारा शिक्षण शिविर चल रहा था, तो वहां आदरणीय आचार्य जी हैं रितस्पति जी महाराज, बोले हम जरा पंचांग का सूर्योदय देखेंगे आज, और सारे विद्यार्थियों को लेके और गुरुकुल के छत पे चले गए ऊपर। सूर्योदय होने को था और पंचांग हाथ में ले लिया गुरुजी ने और देखा कि होशंगाबाद के लिए, होशंगाबाद में उनका गुरुकुल, जो होशंगाबाद के लिए सूर्योदय कितने बजकर कितने मिनट पर है। और आप यकीन मानिए हम सब लोग, हम थे ही वहां सब, मैं विभू और हम सब परिवार वहां, तो ठीक समय पर जो पंचांग में दिया है, पंचांग के अनुसार गणित है, उस समय पर सूर्योदय गुरुजी मान गए। मैं कहना ये जा रहा हूं कि जब आप इन गणनाओं को ध्यान में दक्षता से सिद्ध कर लेंगे तो आपकी गणनाएं जो है वो ग्रह के बारे में हो, नक्षत्रों के बारे में हो, जो जो जैसे जैसा भी है वो सब गणनाएं आपकी स्पष्ट होती चली जाएंगी। और अब हम आपको पीछे ले जा रहे हैं LMT, बस सिर्फ आज LMT की बात हो पाई है और LMT लोकल मीन टाइम, लोकल स्थानीय तौर पर जो समय बनता है वो लोकल या स्थानीय मध्यम समय कहलाता है। उस समय में जो है वो आगे जोड़ करके जब देशांतर का समय जोड़ा जाता है तो उससे फिर स्टैंडर्ड टाइम बनता है। इस स्टैंडर्ड टाइम के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे करके और फिर आज के विषय को पूरा कर रहे हैं। देखिए उदाहरण के लिए 12 बजे का टाइम है घड़ी में। अब ये 12 बजे का टाइम उज्जैन में LMT कितना होगा? तो इस 12 में से आप उज्जैन का जो करेक्शन है वो घटाएंगे। उज्जैन का अक्षांश है, देशांतर है 75-46 और जो भारत का जो समय है
क्योंकि अभी स्टैंडर्ड टाइम वाली बात हम ला नहीं पाए हैं, इसलिए इस पर बात नहीं हो पाई है। और स्टैंडर्ड टाइम के लिए प्रत्येक देश का एक अक्षांश देशांतर निर्धारित है। भारत के मामले में ये प्रयाग से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा निर्धारित है, और इस निर्धारित रेखा का मान है 82° 30'। भारत का जो देशांतर समय है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय जो मान्य होगा सबको वो समय को एक करने के लिए, वो है 82:30। तो जब भारत में 12 बज रहे होंगे, वो 12 प्रयागराज में भी बज रहे होंगे, आपकी घड़ी में भी बज रहे होंगे, मेरी घड़ी में भी बज रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। इस स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार उज्जैन का लोकल टाइम कितना होना चाहिए उस समय, वो निकालेंगे, तो उसमें से उज्जैन के देशांतर का जो समय है, और वो है, अभी घटाओ नहीं, सीधे सीधे टाइम लिख लो, 26 मिनट 56 सेकंड। वो है 26 मिनट 56 सेकंड। तो 12 में से 26 मिनट 56 सेकंड, ये 26-56 कैसे आया है? वो जो पिछली बार हमने दिखाया था, देशांतर को घटा 82:30 में से उज्जैन का देशांतर घटाएंगे और उसको फिर 4 से गुणा करेंगे, तब आएगा 26-56। तो ये जो 26-56 है, ये जब घटाएंगे, हाँ ये जो पुराना दिखा रहे हैं, ये जब घटाएंगे तब 26-56 मिनट का अंतर आएगा, और इसको 26-56 को 12 में से घटाएंगे तो आपका समय आएगा, तब जो है वो आपका समय आ जाएगा 11:33 और 4 सेकंड। मैंने गणित करके रखा हुआ है, सो बोल दिया आपको, 11:33 और 4 सेकंड। तो बस अगला टॉपिक हम यहीं से शुरू करेंगे। अगला जो अगले रविवार का होगा वो यहीं से आगे शुरू हो जाएगा, और आप इसका थोड़ा सा एक बार दोबारा से भी देख लीजिएगा। मैं समझता हूं कि आज का विषय हमको यहीं पर पूरा करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 11 बस यहीं पर, यहीं से